नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। आतंकवाद के खिलाफ एनएसजी का बड़ा ऑपरेशन चलता हुआ नजर आ रहा है। गांडीवी दिया गया है ऑपरेशन को नाम। पुलिस बल और एनएसजी मिलकर कर रहे हैं संयुक्त ऑपरेशन। सीएम योगी ने मॉक ड्रिल देखा और लोक भवन के बाहर किया गया है मॉक ड्रिल का आयोजन। हेलीकॉप्टर से एनएसजी कमांडो का दमखम भी देखा गया है। तो लोक भवन के बाहर मॉक ड्रिल का आयोजन होता हुआ नजर आ रहा है और हेलीकॉप्टर से एनएसजी कमांडो का दमखम भी दिखा। आतंकवाद के खिलाफ एनएसजी का यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है और गांडीवी दिया गया है ऑपरेशन का नाम। तो पुलिस एनएसजी मिलकर इस संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और हेलीकॉप्टर से एनएसजी कमांडो का दमखम भी दिखा। तो इस मॉक ड्रिल को देखने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और काफी रोमांचकारी तस्वीरें थी ये। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स का एक्शन लगातार जारी है। दूसरे दिन भी जारी है आईटी की रेड। सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर आईटी का छापा। आजम खान के करीबियों के घर भी हुई है रेड। कल रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ समेत 20 ठिकानों पर की गई थी रेड। अल जौहर ट्रस्ट को लेकर जारी है ये रेड। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अल जौहर ट्रस्ट को लेकर रेड लगातार चल रही है और उत्तर प्रदेश के इनकम टैक्स का एक्शन देखने को मिल रहा है। दूसरे दिन भी आईटी की रेड यूपी में होती हुई नजर आ रही है और सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ता हुआ। तो न केवल आजम खान बल्कि उसके करीबियों के घर पर भी रेड हुई और अभी भी चल रही है और कल 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तो तौकीर, दूसरे दिन भी आईटी की रेड जारी है। कल जो भी रेड में जानकारी मिली है उससे रिलेटेड क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, कल जो मुश्ताक अहमद हैं लखनऊ के, उनके घर जब इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी, रात करीब 10:30 बजे वो टीम वापस हुई और वहां से कई ऐसे दस्तावेज थे जो अपने साथ ले गई। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि एक हार्ड डिस्क भी उन्होंने अपने साथ ले गए हैं। इसके अलावा सीतापुर में जो FM जैदी हैं, रीजेंसी पब्लिक स्कूल के जो मालिक हैं, उनके यहाँ भी रेड पड़ी थी। वहां पर भी कई घंटे तक टीम मौजूद रही और वहां से भी कई दस्तावेज उन्होंने अपने साथ ले गए हैं। बताया भी जा रहा है कई अहम दस्तावेज ऐसे हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हाथ लगे हैं। इसके आगे ही इसको लेकर आगे बातचीत होगी और पूछताछ भी होगी कि आखिर जो फंडिंग हुई है वो किस मुद्दे को लेकर हुई है। और जो अली जौहर ट्रस्ट है उसके जो उपाध्यक्ष हैं मुश्ताक अहमद, उनसे भी इस मामले में पूछताछ होगी कि आखिर ये जो फंडिंग हुई है इसमें यह भी बताया जा रहा है कि विदेशी फंडिंग के साथ ही जो पैसे की लेन देन को लेकर, यानी कि हवाला के जरिए भी इस पैसे का लेन देन हुआ है और इस पैसे को बेनामी संपत्ति खरीदने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। कई मुद्दे हैं जिसको लेकर इनकम टैक्स ऐसे एक साथ कई जगहों पर कल भी उसने रेड की थी। और सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के जो करीबी हैं उनके यहाँ लगातार इस तरह की कार्रवाई जारी है इनकम टैक्स की। और इसके पहले इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट भी पूछताछ कर चुका है। और उसके अलावा जो आजम खान हैं उनसे अली जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में पहले भी घपलेबाजी को लेकर जब ये पूरी हो जाएगी तब अगर किसी अधिकारी का ऑफिशियल बयान आता है तब तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर अली जौहर ट्रस्ट में रुपयों के लेन देन में क्या गड़बड़ी हुई है और जो अनियमितताएं पाई गई हैं उसको लेकर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड की है उसमें। तो तौकीर से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन जैसा कि उन्होंने जानकारी दी कि कल भी रेड हुई थी और आज भी ये रेड जारी रहने वाली है और दूसरे दिन भी आजम खान के ठिकानों पर आईटी की रेड देखने को मिल रही है। और एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी तौकीर। तो तौकीर, अपनी बात को पूरा करें।
आपको बताया कि कल जिस तरह से रेड चल रही थी, उसके बाद जब आज एक बार फिर रेड हुई है, लेकिन जो ऐसे ठिकाने थे जहां पर इनकम टैक्स की टीम वापस भले ही चली गई थी, लेकिन वहां पर पुलिस का पहरा रहा पूरी रात। कई जो अधिकारी थे वो डटे रहे। किसी भी तरह के बाहरी लोगों को आना जाना मना रहा था, किसी भी चीज को अंदर बाहर ले जाना मना रहा। एक बार फिर इनकम टैक्स की टीम ने जांच पड़ताल शुरू की है। और सबसे बड़ी बात है कि आजम खान, जिनको लेकर हमेशा ही उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म रही और कभी उनके बयानों की वजह से, कभी उन पर कार्रवाई की वजह से, एक बार फिर आजम खान चर्चा में है। और इस बार चर्चा है कि इनकम टैक्स की टीम को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता तो रहे ही हैं, लेकिन उन्होंने 2.5 साल जेल भी बताया है। उसको लेकर भी काफी आरोप प्रत्यारोप भी लगे कि भारतीय जनता पार्टी आजम खान को प्रताड़ित कर रही है। लेकिन आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो किसी तरह से भी कम नहीं हुई हैं। पहले उनकी फैमिली यानी कि उनकी पत्नी और उनके बेटे भी जेल में रहे, भले ही वो तीनों लोग अब जेल से बाहर हैं। कई मामलों में कोर्ट ने भी राहत दी आजम खान को, लेकिन फिलहाल उनकी लोकसभा सदस्यता उन्होंने खुद छोड़ दी थी और विधानसभा सदस्यता एक फैसला आने के बाद उनकी रद्द कर दी गई है। आगे के चुनाव में उनकी क्या भूमिका होगी, क्या लोकसभा चुनाव से पहले आजम खान बिल्कुल, तो क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं इस पूरी रेड के दौरान, ये वाकई में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल जौहर ट्रस्ट को लेकर आज भी रेड चल रही है आईटी विभाग की। वही न केवल आजम खान बल्कि उनके करीबियों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर, हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां वकीलों का लाठीचार्ज को लेकर लगातार गुस्सा फूट रहा है और आज भी वकील हड़ताल पर रहेंगे। तो आज सरकार का पुतला फूकेंगे वकील और डीजीपी और मुख्य सचिव का पुतला दहन किया गया था। लाठीचार्ज मामले में दोषी पुलिसकर्मियों को लेकर धरना प्रदर्शन वकीलों द्वारा लगातार किया जा रहा है और 19 अगस्त को अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसके बाद से ही वकीलों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। और उसी के चलते प्रदेश भर के जो वकील हैं वो धरना प्रदर्शन करते हुए, रोष व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं और आज भी हड़ताल पर रहेंगे वकील। तो हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सरकार का पुतला दहन करेंगे ये तमाम वकील। और हापुड़ से हमारे सहयोगी अमन त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अमन, आज भी जो वकीलों का धरना प्रदर्शन है वो जारी रहने वाला है और सरकार का पुतला दहन भी उनके द्वारा किया जाएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर कब समाप्त होगा अधिवक्ताओं का ये धरना? 29 अगस्त को लाठीचार्ज के मामले में अधिवक्ताओं जो है यहाँ पर जो गुस्सा उनका फूट रहा है और लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले डीजीपी उत्तर प्रदेश और मुख्य सचिव का उन्होंने पुतला दहन किया था और आज उसी के क्रम में चलते हुए आज वो प्रदेश सरकार का यहाँ पर पुतला दहन करेंगे। लगातार मांगे उन्हीं की वही है कि जो हापुड़ डीएम और एसपी हैं उनका तत्काल यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन लगातार प्रदेश भर में अधिवक्ता यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब देखने वाली बात होगी कि यह धरना कब तक चलता है। उनका यही कहना है कि जब तक प्रदेश सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं कर देती तब तक वो धरना जारी रखेंगे और जल्द से जल्द जो है कुछ बड़ा कदम भी उठाने के उसमें अधिवक्ता यहाँ पर लगे हुए। जी मनीषा। बिल्कुल अमन, और प्रशासन को और सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि इनकी मांगों पे जल्द से जल्द कोई बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि जो काम प्रभावित हो रहा है जनता का वो ना हो सके। मनीषा बिल्कुल, देखिए जब पहले मुख्य सचिव और डीजीपी उत्तर प्रदेश का पुतला दहन किया गया था तो हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने जब ही घोषणा कर दी थी यदि हमारी मांगे जल्दी पूरी नहीं की गई तो हम यहाँ पर जो है प्रदेश सरकार का पुतला दहन करेंगे। आज उसी क्रम के चलते यहाँ पर पुतला दहन किया गया है और सरकार को भी अब ये मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों से जो लापरवाही हुई है और कहीं ये मामला कहीं बड़ा रूप ना ले ले। मनीषा जी बिल्कुल, तो ये धरना प्रदर्शन कहीं बड़ा रूप ना ले ले उससे पहले ही कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। और इस तमाम बातचीत के लिए अमन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा किया अमन त्यागी ने और हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। और एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश के और सर्किट हाउस में बैठक करेंगे दोनों डिप्टी सीएम।
आपको बता दें कि इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा समीक्षा भी की जाएगी और काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। काल भैरव मंदिर में भी दर्शन और पूजन करेंगे। तो 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर दोनों डिप्टी सीएम। सर्किट हाउस में इस दौरान बैठक भी की जाएगी और प्रशासनिक अधिकारियों संग दोनों डिप्टी सीएम समीक्षा भी करेंगे। काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। और वाराणसी से हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र, दोनों डिप्टी सीएम वाराणसी के दौरे पर रहने वाले हैं और ये दौरा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण उनका? देखिए मनीषा, सबसे बड़ी चीज की 2024 चुनाव अब नजदीक है और कार्यों को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार पहल कर रही है, उस क्रम में आज वाराणसी में डिप्टी सीएम वाराणसी पहुंच रहे हैं और उसके साथ साथ वो पार्टी के अधिकारियों के साथ वह सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ दोनों संगठनों के साथ बैठक करेंगे। क्योंकि प्रशासनिक अमले से ये जानेंगे कि काशी में विकास की गति क्या है। उसके साथ साथ पार्टी अधिकारियों संग बैठक कर वो जानेंगे कि पार्टी लेवल पे क्या किस तरीके की प्रगति है और पार्टी क्या चाहती है, क्या मंशा है, 2024 चुनाव की क्या गतिविधि है। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर चर्चाएं की जाएगी। उसके साथ साथ पंच प्राण भारतीय भाषाएं समृद्ध भारतीय कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि रहेंगे, वहां पहुंचेंगे वो और देर शाम काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन कर सर्किट हाउस के लिए रात्रि विश्राम करेंगे। उसके साथ साथ वाराणसी जो तमाम उनके प्रोग्राम है जो निजी है, हॉस्पिटलों के उद्घाटन से लेके जहां वो दौरा करेंगे। मनीषा, बिल्कुल धर्मेंद्र, तो वाराणसी अगर देखा जाए तो 24 के चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है और इसी के अगर उसमें देखा जाए कॉन्टेक्स्ट में तो दोनों डिप्टी सीएम पहुंच रहे हैं और सियासी मायने काफी ज्यादा खास। बिल्कुल मनीषा, वाराणसी चूंकि सबसे बड़ा बिंदु भारत का बना हुआ है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और उसके साथ साथ वाराणसी ही नहीं पूर्वांचल और बिहार तक की राजनीति देखी जाती है। तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डिप्टी सीएम जो पहुंच रहे हैं उसको उस नजरिए से देख रहे हैं। उसके साथ साथ विकास की परियोजनाएं क्या है, किस लेवल पे चल रही हैं, उसको देखते हुए तमाम बैठकें करेंगे। मनीषा, बिल्कुल हर लेवल पर समीक्षा की जाएगी और फिलहाल बने रहिए आप हमारे साथ धर्मेंद्र चौबे। तो प्रशासनिक अधिकारियों संग समीक्षा भी करेंगे दोनों डिप्टी सीएम। और फिलहाल यहाँ पर एक रुक कर लेते हैं एक और बड़ी जानकारी का। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई, वाराणसी में ही G20 की आखिरी बैठक भी होनी है और 14 सितंबर तक बैठक का आयोजन होगा। आपको बता दें कि फाइनेंस रिपोर्ट, निवेश समेत कई विषयों पर इस दौरान मंथन होता हुआ भी नजर आने वाला है और 80 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 20 सदस्य देश के डेलीगेट्स इसमें शामिल होंगे। तो पहले दिन क्रूज से दिखाया गया गंगा घाट और गंगा आरती में भी शामिल हुए डेलीगेट्स। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी धर्मेंद्र का। तो धर्मेंद्र, 14 सितंबर तक बैठक का आयोजन किया जा रहा है और फाइनेंस रिपोर्ट, कई विषयों पर मंथन होगा। G20 की आखिरी बैठक वाराणसी में, क्या कुछ जानकारी इस बैठक से लेकर आपके पास? देखिए मनीषा, कल से ये बैठक प्रारंभ हो चुकी है और कल जो ऐसे मूल मुद्दे रहे, वित्तीय सहयोग से लेके इकोनॉमिकल 2030 तक के क्राइसिस जो सामने से कोविड पैंडेमिक में तमाम झेलने को मिला, उसको देखते हुए विश्व स्तर पे जो G20 समूह है उन्होंने 2030 तक की रणनीति तैयार की और उसमें उसको प्रस्तुत भी किया गया, जिसमें पेरिस समझौते के तहत 3 मुख्य बिंदु रखे गए। 3 मुख्य बिंदुओं के तहत तमाम बातें रखी गई और उसमें सहमति भी बनी। और आज 10:04 से ये बैठक प्रारंभ हो चुकी है मनीषा। और उसके साथ साथ मूल मुद्दे ये होंगे कि 2030 का जो लक्ष्य रखा गया है, G20 समूह जो देश हैं वो इस मुद्दे पे जो वित्तीय सहयोग है, वित्तीय व्यवस्थाएं हैं, आर्थिक जो तंगी न आए भविष्य में, उसको लेके तमाम ऐसी चर्चाएं होंगी। और उसमें जो 3 अहम बिंदु है उस पर मुहर लगने की संभावनाएं पूरी लग रही है, क्योंकि बैठक काफी अहम मानी जा रही है। वित्तीय बैठक है, वित्तीय सहयोग है। बिल्कुल ठीक है धर्मेंद्र, तो ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और G20 की आखिरी बैठक वाराणसी में आयोजित की जा रही है। तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए धर्मेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
उधर यूपी में आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और एनएसजी ने ऑपरेशन गांडी वी चलाया है और लोक भवन पर कमांडर ने हेलीकॉप्टर की मदद से मॉक ड्रिल की। सुबह 7 बजे से मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया था, जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर ऑपरेशन का जायजा लिया और कई अन्य स्थलों पर भी एनएसजी कमांडो हेलीकॉप्टर से उतरते हुए और अपना दमखम दिखाते हुए नजर आए। बुधवार को अभ्यास के दौरान राज्य प्रशासन, यूपी पुलिस की विभिन्न इकाइयों और एनएसजी द्वारा सामूहिक रूप से मॉक काउंटर टेरर ड्रिल आयोजित की गई, जो कि लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर आयोजित हुई है। विशेष महानिदेशक प्रशांत कुमार ने मॉक ड्रिल से पहले ही लोगों को साफ कर दिया था कि वो किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें, क्योंकि प्रदेश में कोई घटना घटित नहीं हो रही। पुलिस और एनएसजी कमांडो केवल मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां ऑपरेशन गांडी वी चलाया जा रहा है लखनऊ में, और इसे देखने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। यूपी से एमपी तक आजम खां के ठिकानों पर आईटी की रेड आज दूसरे दिन भी जारी है और आपको बताना चाहेंगे कि अब तक 20 ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है, जिसमें आय से जुड़े कई अहम सबूत भी पाए गए और आने वाले दिनों में आजम खान की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई अब नजर आने वाली हैं। वरिष्ठ सपा नेता के रामपुर आवास पर भी सुबह सुबह आईटी की टीम पहुंची, जहां मौके पर आजम खां खुद भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में 13 और 14 सितंबर को G20 सतत वित्त कार्य समूह का बैठक का आयोजन किया जा रहा है और कार्य समूह की चौथी बैठक का आज दूसरा दिन है। वहीं बैठक में हिस्सा लेने आए प्रतिनिधियों ने वाराणसी में पहले दिन क्रूज से काशी के विश्व प्रसिद्ध गंगा घाट और गंगा आरती के दर्शन भी किए। तो पहले दिन डेलीगेट्स ने क्रूज का आनंद लिया, गंगा घाट का भी दर्शन किए और आज दूसरा दिन है G20 की बैठक का। पहले दिन डेलीगेट्स ने क्रूज का आनंद लिया था और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये बैठक। तो काशी की गंगा आरती के लिए भी दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे डेलीगेट्स यहां पर, और आज G20 की बैठक का दूसरा दिन वाराणसी में। और अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। फरुखाबाद में 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। 24 घंटे के भीतर आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पीलीभीत में अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। मौके से 3 किलो अफीम और अवैध तमंचे को भी किया गया है बरामद। मिर्जापुर में तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। हर दिन करीब 700 बुखार से पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल। प्रयागराज में सरयू एक्सप्रेस में महिला पुलिसकर्मी से दरिंदगी। कल हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। अधिवक्ता उच्च न्यायालय ने रखा अपना पक्ष। शाहजहांपुर में बिजली की समस्या के समाधान को लेकर विधायक ने लगाया कैंप। बिजली से जुड़ी समस्याओं का किया गया निस्तारण। फतेहपुर में आधुनिक युग के चलते घरों से विलुप्त हो रही बुनाई वाली चारपाई। वहीं भुखमरी की कगार पर व्यापार में शामिल कारीगर। बहराइच में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लगभग 3 करोड़ की चरस के साथ 3 तस्करों को किया गया है गिरफ्तार। लखनऊ में प्रदेश के स्टाम्प पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गिफ्ट डीड और विभागीय योजनाओं पर गिनवाई सरकार की उपलब्धि। लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे और प्लासियो मॉल के पास पुलिस संग एनएसजी टीम की मॉक ड्रिल। भविष्य में ब्लास्ट जैसे सूचना मिलने पर सुरक्षा ड्रिल का आयोजन। वाराणसी के काशी में पहुंचे G20 के डेलीगेट्स। दशाश्वमेध घाट की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का लिया आनंद। लखनऊ में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। सिल्वर हाइट अपार्टमेंट के अंदर गाड़ी की चपेट में आई 3 साल की मासूम बच्ची। मिर्जापुर में दिन दहाड़े बैंक में हुई लूट। लुटेरों ने गार्ड को मारी गोली। आजमगढ़ में युवक ने पति पत्नी को चाकू मारकर किया घायल। पत्नी की मौके पर ही हुई मौत। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान हत्यारा गिरफ्तार किया। अमरोहा में पुलिस और बाइक सवार बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। अमरोहा में खेत में किसान को दिखा तेंदुआ। मोबाइल फोन से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। आगरा में आकाशीय बिजली गिरने से 20 फीट नीचे धंसी जमीन। ग्रामीणों ने जमीन में की खुदाई।
और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। इस आधुनिक युग में भगवान राम की लीला को देखने और सुनने का एक अलग ही महत्व होता है। वहीं अयोध्या की भूमि से दिखाई जाने वाली रामलीला ऐसी है जिसे लोग डिजिटल माध्यम से भी देखना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में होने वाली इस रामलीला को 4 साल पूरे हो चुके हैं। वहीं रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक ने बताया कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में 13 और 14 सितंबर को G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया और कार्य समूह की चौथी बैठक का आज दूसरा दिन है। वहीं बैठक में हिस्सा लेने आए प्रतिनिधियों ने वाराणसी में पहले दिन क्रूज से काशी के विश्व प्रसिद्ध गंगा घाट और गंगा आरती के दर्शन भी किए। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।